Hello students, as you all know that your paper have been exams have been postponed, so we are giving you the videos for your revision. आप जानते हैं कि हम ये सब आपका करा चुके हैं क्लास में सब चीज़ें, लेकिन फिर भी क्योंकि अब आपके पास टाइम है, पेपर पोस्टपोन हो चुके हैं, कैंसिल नहीं हुए हैं, तो अभी रिवीजन आपका करना बनता है। तो आप अपना रिवीजन स्टार्ट रखिए, अपने टाइम को यूटिलाइज़ कीजिए और ये वीडियोस भी आपकी हेल्पफुल होंगी आपके रिवीजन के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं, अर्नस्ट हेमिंगवे, दिस इज़ इन योर फर्स्ट पेपर इन यूनिट 3rd and the story of Ernest Hemingway is Hills Like White Elephants। तो यूनिट 3rd में आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि एक क्वेश्चन आपका स्टोरी बेस्ड बनता है और एक क्वेश्चन आपका राइटर बेस्ड बनता है। तो मैं आपको ये सब करा चुकी हूँ क्लास में, लेकिन फिर से मैं आपको ये एज अ रिविज़न आपको ये सब करा रहे हैं हम लोग। आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अमेरिकन राइटर अर्नस्ट हेमिंगवे। और इन्होंने जो स्टोरी लिखी है, जो आपके सिलेबस में है, हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे अर्नस्ट हेमिंगवे के बारे में, उनके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो भी हैं। सो लुक एट द पीपीटी। अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे, he was born on July 21, 1899 and he was dead on July 2, 1961. He was an American novelist, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट भी थे, स्टोरी राइटर भी थे, जर्नलिस्ट भी थे एंड स्पोर्ट्समैन भी थे। His economical and understated style, which he termed the iceberg theory. He was famous for his iceberg theory. So now, what is iceberg theory? आइसबर्ग, जैसे कि एक आइसबर्ग होता है, उसका एक बहुत बड़ा आधे से ज़्यादा हिस्सा समुद्र में होता है और उसका एक थोड़ा सा पार्ट जो है वो समुद्र के ऊपर निकला हुआ होता है। उसी तरह से जैसे जो राइटर अर्नस्ट हेमिंगवे अपना मेन जो उनका थीम है या जो मेन वो बात कहना चाहते हैं, वो उनकी छुपी रहती है उनकी स्टोरीज़ में। केवल डायलॉग्स के थ्रू, सिचुएशन के थ्रू, कैरेक्टर्स के थ्रू रीडर जो है वो इस बात को अंदाज़ा लगाता है या कंसीडर करता है कि व्हाट इज़ द एक्चुअल थीम ऑफ द स्टोरी। जैसा कि आपके सामने स्टोरी है अर्नस्ट मिलर हेमिंगवे की हिल्स लाइक वाइट एलिफेंट्स, उसमें भी जो मेन थीम है वो एबॉर्शन की थीम है, लेकिन कहीं पर भी पूरी स्टोरी में ना तो कहीं एबॉर्शन नाम आता है, ना ही कहीं राइटर क्लियरली कहता है कि वो एबॉर्शन के बारे में बात वहाँ पर हो रही है। केवल दो जो कैरेक्टर्स हैं उनके जो बीच में डायलॉग्स होते हैं, उसके थ्रू ही जो है रीडर वो अंदाज़ा लगाता है कि ये एबॉर्शन की बात हो रही है और वो उस चीज़ को समझता है कि ये थीम इसमें क्या है। तो इसी तरह से इसलिए इसको कहा जाता है आइसबर्ग थ्योरी, यानी मेन थीम जो है वो काफ़ी छुपी होती है और थोड़ा सा हिस्सा यानी थोड़ी सी बातचीत से, डायलॉग्स के थ्रू ही हम अंदाज़ा लगाते हैं कि जो है मेन थीम स्टोरी में क्या है। तो इसीलिए से कहा जाता है आइसबर्ग थ्योरी। तो इट हैड अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन 20th सेंचुरी फिक्शन, और आइसबर्ग थ्योरी का काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रहा 20th सेंचुरी के फिक्शन में। वाइल हिज एडवेंचरस लाइफ स्टाइल एंड हिज पब्लिक इमेज ब्रॉट हिम एडमायरेशन फ्रॉम लेटर जनरेशन, और काफ़ी एडमायरेशन मिली अर्नस्ट हेमिंगवे को लेटर जो जितने भी उनके जनरेशन के जितने राइटर्स हुए हैं उनके स्टाइल के लिए, उनकी लाइफ स्टाइल के लिए। हेमिंगवे प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ हिज वर्क बिटवीन द मिड 1920s एंड मिड 1950। उन्होंने जो वर्क उनका मेन हुआ है वो 1920 और 1950 के बीच में हुआ है। हालांकि उनकी डेथ 1961 में हुई, लेकिन बाद में उन्होंने नहीं लिखा क्योंकि एक एक्सीडेंट की वजह से वो काफ़ी बीमार हो गए थे। एंड ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर इन 1954। 1954 में उन्हें ये नोबेल प्राइज़ मिला। ही पब्लिश 7 novels, 6 शॉर्ट स्टोरी कलेक्शंस एंड 2 नॉन-फिक्शन वर्क्स। तो ये उनके टोटल वर्क हैं। 3 of his novels, 4 short story collections and 3 non-fiction works are published posthumously। ये उनके कुछ वर्क जिनमें से 4 शॉर्ट स्टोरी हैं, 3 उनके नॉवेल्स हैं और 3 उनका नॉन फिक्शन वर्क हैं जो कि उनके आफ्टर उनकी डेथ के बाद जो है पब्लिश हुए, posthumously after his death. Many of his works are considered classic of American literature। उनके वो वर्क है वो अमेरिकन लिटरेचर में उनके वर्क को क्लासिकल वर्क कहा जाता है। आफ्टर हाई स्कूल के बाद ही वॉज अ रिपोर्टर फॉर अ फ्यू मंथ।
वो रिपोर्टर रहे कुछ मंथ के लिए फॉर द कैंसास सिटी स्टार, इस मैगजीन के लिए, बिफोर लीविंग फॉर द इटालियन फ्रंट टू एनलिस्ट एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर इन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। और बाद में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में एम्बुलेंस एज एन एम्बुलेंस ड्राइवर उन्होंने सर्विस की, तो उसके लिए उन्होंने छोड़ दिया रिपोर्टर का काम। इन 1918 ही वॉज सीरियसली वाउंडेड एंड रिटर्न होम, काफ़ी ज़्यादा गंभीर वो उसमें जख्मी हो गए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वापस घर आ गए। His wartime experiences formed the basis for his novel A Farewell to Arms। और जो उन्होंने एक्सपीरियंस गेन किया वॉर टाइम पर, जो उन्हें एक्सपीरियंस हुआ, उसके बेस पर उन्होंने एक नॉवल लिखा, डेट वॉज अ फेयरवेल टू आर्म्स इन 1929। In 1921 हेमिंगवे मैरिड हैडले रिचर्डसन। सबसे पहले उन्होंने हैडले रिचर्डसन से शादी की, द फर्स्ट ऑफ 4 वाइफ्स, मतलब 4 बार उन्होंने शादी की, उनमें से सबसे पहली वाइफ थी उनकी हैडले रिचर्डसन। दे मूव टू पेरिस, पेरिस चले गए, वेयर ही वर्कड एज अ फॉरेन कोरेस्पोंडेंट एंड फेल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मॉडर्निस्ट राइटर एंड आर्टिस्ट ऑफ द 1920s लॉस्ट जनरेशन एक्सप्रिटेट कम्युनिटी। लॉस्ट जनरेशन 1920 में एक लॉस्ट जनरेशन नाम का एक वर्क हुआ, जिसकी कि वो काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हुए उस वर्क से, और मॉडर्निस्ट राइटर और आर्टिस्ट, मतलब वे जो उसमें थे उससे वे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। हिज डिब्यूट नावल द सन आल्सो राइजेस, ये उनका बहुत फेमस नावल है, द सन आल्सो राइजेस, और ये पब्लिश्ड हुआ 1926 में। ही डिवोर्स रिचर्डसन इन 1927, फिर उन्होंने रिचर्डसन को डिवोर्स दे दिया, एंड अगेन ही मैरिड पॉलिन पेफायरफर। दे डिवोर्स्ड आफ्टर ही रिटर्न फ्रॉम द स्पेनिश सिविल वॉर। तो जब वे स्पेनिश सिविल वॉर से लौट कर आए तब उन्होंने डिवोर्स दे दिया रिचर्डसन, बाद में उन्होंने पॉलिन को भी डिवोर्स दे दिया, which he covered as a journalist and which was the basis for the novel For Whom the Bell Tolls। फिर उन्होंने स्पेनिश सिविल वॉर पर बेस्ड होकर एक और नॉवल लिखा जो था For Whom the Bell Tolls। मार्था गैलहॉर्न became his third wife, फिर उनकी थर्ड वाइफ हुई मार्था गैलहॉर्न। ही एंड गैलहॉर्न सेपरेटेड आफ्टर ही मेट मैरी वेल्च, फिर वो मैरी वेल्च से मिले और उन्होंने फिर से सेपरेट हो गए मार्था से। इन लंडन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हेमिंगवे वॉज प्रेजेंट विद एलियड ट्रूप्स एज अ जर्नलिस्ट एट द नॉर्मैंडी लैंडिंग्स एंड द लाइब्रेशन ऑफ पेरिस। देखिए, वर्ल्ड वॉर सेकेंड में नॉर्मंडी लैंडिंग्स एंड लाइब्रेशन ऑफ पेरिस, ये एक तरह से युद्ध, उसमें अलग अलग बैटल हैं, जैसे नॉर्मंडी लैंडिंग्स ये एयर बैटल था, और लाइब्रेशन ऑफ पेरिस ये भी कुछ अलग ग्रुप बने हुए थे कंट्रीज़ के, उनका एक छोटा सा बैटल लाइब्रेशन ऑफ पेरिस के नाम से हुआ। तो इन सब में जो हैं वो प्रेजेंट थे एलियड ट्रूप्स कहते हैं जो एयर बाय एयर मिलिट्री जो फोर्सफुली जो अटैक करती है। तो एक तरह से इन सब में जो है वो एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने वहाँ पर, इन सब के बीच में वो एज ए जर्नलिस्ट वहाँ पर उन्होंने वर्क किया। हेमिंगवे मेंटेन्ड परमानेंट रेजिडेंस इन के वेस्ट फ्लोरिडा एंड इन क्यूबा इन द 1940s एंड 1950s। फिर हेमिंगवे ने जो है उन्होंने सबसे लास्ट में ये उनकी बात है कि उन्होंने की वेस्ट फ्लोरिडा में वो परमानेंट उन्होंने रेजिडेंस लिया, और फिर क्यूबा में 1940 और 1950s में लिया। ही ऑलमोस्ट डाइड इन 1954, और लगभग वो 1954 में एक बहुत बड़े प्लेन क्रैश में जो है वो काफ़ी मतलब इंजरीज आई उन्हें, और लगभग ऑलमोस्ट डाइड हो गए थे, लेकिन फिर भी वे बच गए। लेकिन उसके बाद वो इतने बीमार हुए कि लिविंग हिम इन पेन एंड इल हेल्थ फॉर मच ऑफ द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ, पूरे जीवन भर के लिए वो अपाहिज हो गए और काफ़ी बीमार हो गए। फिर 1959 ही बॉट अ हाउस इन कैटचम इडाहो, वेयर इन मिड 1961 ही डाइड बाय सुसाइड विद द शॉटगन। मतलब वो इतने बीमार थे, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए कि उन्होंने अपने आप को सुसाइड कर लिया था। और वो कौन से घर में उन्होंने किया, 1959 में उन्होंने घर लिया था कैटचम इडाहो में, जहाँ पे उन्होंने सुसाइड किया। अभी उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं एज 1926 में द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग, 1926 में द सन आल्सो राइजेस, 1929 अ फेयरवेल टू आर्म्स, 1937 टू हैव एंड हैव नॉट,
1940 फॉर होम द बेल टॉल्स, 1950 अक्रॉस द रिवर एंड टू द ट्रीज, 1950 में द ओल्ड मैन एंड द सी, ये भी उनकी बहुत फेमस स्टोरी है। 1970 आइलैंड्स इन द स्ट्रीम। तो इस तरह से ये इनके वर्क हैं और मेन ये जो माने जाते हैं, ये माने जाते हैं अपनी आइसबर्ग थ्योरी के लिए। सो ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जो इनकी स्टोरी है उसकी समरी और उससे पे बेस्ड उसका एनालिसिस, उसकी जो भी उसका मेन क्वेश्चन होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।